हेलो ऑल। फटाफट सीरीज के इस नए लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर द कंपोनेंट ऑफ गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये कंपोनेंट आपके दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस कंपोनेंट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत क्विक रिविजन भी करनी पड़ेंगी। तो इस लेक्चर के माध्यम से आप ना सिर्फ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे, बल्कि उनके थ्रू आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज भी कर पाओगे। तो इस लेक्चर को एंड तक पक्का देखना है और कोशिश करिए कि आप मेरे साथ इस लेक्चर में एक कॉपी पेन लेकर बैठे, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसके आंसर लगाइए और फिर चेक करिए कि जो आंसर आपने लगाया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, और एंड में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में पक्का शेयर करिएगा कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या है। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सीरीज हमने पहले भी चलाई थी लास्ट टाइम जब ईओ एग्जामिनेशन हुआ था, और वहां पर हमने 116 प्लस बच्चों की मदद करी थी इन गेटिंग इनटू द ईओ एग्जाम सिलेक्शन। तो आप लोग भी इस सीरीज में अपना नाम जो है जोड़ सकते हैं और अपनी फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। आने वाले ईओ एग्जाम में आप लोगों को बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और उसके लिए सीरीज आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दैट इज which among the following schedule of Indian Constitution contains provisions regarding administration and control of scheduled areas and scheduled tribes। आप लोगों से एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया हो कि इनमें से कौन सा शेड्यूल ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें प्रोविजन है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। आप लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एरियाज को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिए प्रोविजन दिया गया है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन एक डिफरेंट तरीके से होना चाहिए, उनका कंट्रोल डिफरेंट तरीके से होना चाहिए, उन पे पार्लियामेंट के लॉ सीधे सीधे अप्लाई नहीं होने चाहिए, मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होने चाहिए। तो उन एरियाज के रिगार्डिंग प्रोविजन हमें कौन से शेड्यूल में देखने को मिलते हैं? सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल या फिर सेवंथ शेड्यूल? दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चंस के एमसीक्यूज के ऑप्शंस को आप सॉल्व करने बैठते हैं, सबसे पहले आप एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए। सेकंड शेड्यूल, देखिए सेकंड शेड्यूल आप लोग जानते हैं कि दिस डील विद द प्रेसिडेंट्स एंड जो अदर डिग्निटरीज उनके इनवेलमेंट्स पेंशन के रिगार्डिंग ये डील करता है। तो ये तो हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। देन सेवन शेड्यूल आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर तीन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट जो होती है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की हमें डिवीजन देखने को मिलती है। फेडरल प्रोविजंस हम यहाँ पे जो है आउटलाइन होते हुए दिखते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। अब आपकी कंफ्यूजन जो होगी वो दो शेड्यूल्स के बीच में होगी। इसका आंसर फिफ्थ शेड्यूल भी हो सकता है, क्योंकि जनरली बच्चों को ट्राइबल वर्ड दिमाग में रहता है, जो पूरा सेंटेंस है शेड्यूल का वो आपको याद नहीं रहता है। तो आपके सिक्स शेड्यूल में भी ट्राइबल वर्ड आता है और फिफ्थ शेड्यूल में भी ट्राइबल वर्ड आता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग से सोचना है और याद रखना है कि जो सिक्स शेड्यूल है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम है एएमटीएम, उनके जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे वर्ड आता है ट्राइबल एरिया। वहां पे शेड्यूल ट्राइब वर्ड नहीं आता है, वहां पे ट्राइबल एरियाज वर्ड आता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से डील करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा अब? फिफ्थ शेड्यूल, क्योंकि सिक्स शेड्यूल यहाँ पर आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आई होप आप सबको आंसर क्लियर हुआ हो और जो आंसर आप लोगों ने अपने पेपर पे लिखा है वही आंसर ये हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत में लाया गया पहला एक्ट था, उसके रिगार्डिंग आपको तीन प्रोविजन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन करेक्ट है। ठीक है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि सारी पावर एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो। ठीक है, मेजर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो जो कि पूरे देश की जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरी है उनकी देखभाल कर रहा हो, उनके रिगार्डिंग रूल्स बना रहा हो, उनके रिगार्डिंग लेजिस्लेशन बना रहा हो। तो ये पहला प्रोविजन है। सेकंड है कि इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब जो बंगाल जो प्रोविंस था उनका, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उनका जो हेड होगा उसको आप क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तीसरा प्रोविजन क्या है कि इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ओके, ऑफ 3 पर्सन टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए जहां जहां पर आपसे गलती करवा सकता है एग्जामिनर और वो सोच रहा है कि मैं आपसे गलती करवा लूं, उसको मैंने हाईलाइट किया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 किस बैकग्राउंड में आया था? 1765 से लेकर 1770 बंगाल का प्लंडर किया गया और हमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत ज्यादा खराबी देखने को मिलती है। तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको लगता है कि भाई हमारी एक बहुत प्राइज्ड कॉलोनी है, कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के रफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो हमारे हाथों से चली ना जाए। तो वो एक एक्ट बनाते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस पर्टिकुलर एक्ट में उन्होंने पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करी, क्योंकि वो चाहते थे कि यार एक सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए जो पूरी टेरिटरीज के ऊपर निगाह रख सके और उनका काम संभाल सके। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल, देखो आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों की भारत में तीन प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे थी, एक मद्रास थी और एक बंगाल थी।
अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि हमें एक प्रेसिडेंसी को थोड़ी ज्यादा पावर देनी पड़ेगी और उसको ये पावर भी देनी पड़ेगी कि वो बाकी दो प्रेसिडेंसीज के काम को देखे, उनके रिगार्डिंग रूल्स बनाए। तो यहाँ पर जो गवर्नर थे तीनों के, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल, तो अब अगर हम बंगाल को स्पेशल पावर दे रहे हैं तो उसका जो लीडर है उसको भी स्पेशल डेजिग्नेशन दी जानी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया ताकि वो इन दोनों से डिफरेंशिएट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आती है थर्ड स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एक की एरिया क्या है, वो है 3%, कि क्या जो पहली एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन इस वर्क, क्या वो 3 मेंबर की थी या 4 मेंबर की थी? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि इनिशियली वो 4 मेंबर की बनाई गई थी थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और बाद में पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से मेंबर को रिड्यूस करके 3 कर दिया गया। तो इनिशियली 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर फॉरवर्ड होना चाहिए। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और पहली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर क्या बनेगा? 1 and 2 ओनली, बी ओनली। आई होप आप लोगों ने यही आंसर लगाया हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब फॉरेन सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया, एक मान लो बाहर का नागरिक है जो भारत में रह रहा है, वो कौन सा राइट क्लेम कर सकता है? अ फॉरेन सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए सिंपल सी एक एग्जांपल मान लेते हैं कि एक फ्रेंच नौजवान है, फ्रेंच युवा है, जो भारत में ट्रैकिंग करने के लिए आया है। ठीक है, हिमालय पे ट्रैकिंग करने के लिए आया है। अब वो भारत में आके हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें से कौन सा राइट क्लेम नहीं कर सकता है या फिर कर सकता है, ये आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर रूल क्या है कि आपको ये आर्टिकल याद रहने चाहिए, 15, 16, 19, 29, 30। मतलब ये जो 5 आर्टिकल हैं इनके अंदर जो राइट्स दिए गए हैं 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो राइट्स हैं इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स में वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन ही क्लेम कर सकता है। फॉरेन सिटीजन इन राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता है। आपके दिमाग में कोई डाउट इनके रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए। मतलब इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स में जो राइट्स मेंशन किए गए हैं उन राइट्स को क्लेम करने की पावर कौन रखता है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन क्लेम कर सकता है। कोई फॉरेन जो नागरिक है, फॉरेन जो सिटीजन है, वो इन राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आपको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको सबसे पहले जो यहाँ पर राइट्स दिए गए इनके आर्टिकल लिखने हैं। अगर मैं बात करूं पहला आर्टिकल कौन सा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज आर्टिकल 19। ठीक है, 19 में आगे सब क्लॉज 1 क्लॉज ए आ जाता है। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये है आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकंड क्या है, प्रोहिबिशन, थर्ड क्या है, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, ये आपका है आर्टिकल 15, 5 ग्राउंड्स पे आपके डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है। और सिक्स्थ है, सॉरी डी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। अब मैंने क्या बोला कि 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ इंडियन सिटीजन ही क्लेम कर पाएगा, फॉरेन सिटीजन क्लेम नहीं कर पाएगा। तो ये पार्ट नहीं बनेगा आंसर का, ये भी पार्ट नहीं बनेगा आंसर का, ये भी पार्ट नहीं बनेगा आंसर का। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि आर्टिकल 14 है, वो ब्रिटिश सिटीजन भी, फॉरेन सिटीजन भी, किसी और देश का नागरिक भी अगर भारत में है तो भी क्लेम कर सकते हैं। आर्टिकल 14 में क्या वर्ड मेंशन किया गया हुआ है? पर्सन। तो अगर किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में पर्सन वर्ड यूज किया गया है तो वहां पर अगर फॉरेन सिटीजन है वो भी इसको क्लेम कर सकता है और अगर इंडियन सिटीजन है वो भी इसको क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर किसी आर्टिकल में वर्ड सिटीजन यूज किया गया है तो वहां पर सिर्फ भारतीय नागरिक ही उसको जो है वो क्लेम कर सकता है और कोई और नागरिक को क्लेम नहीं कर पाएगा। जैसे प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन वर्ड मेंशन किया गया, पढ़िएगा इस आर्टिकल को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ यूनिक फीचर्स हैं, तो आपको इनमें से बताना है कि जो 5 फीचर यहाँ पर मेंशन करी गई हैं उनमें से कौन सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर है। ठीक है, पहला है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप लोग जानते हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमारे पास सिंपल प्रोसीजर भी है, एक लॉ के थ्रू हम उसको अमेंड कर सकते हैं, और हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर भी है, रिजिडिटी भी है। अब ये क्यों दी गई है? सबके अलग अलग लॉजिक है। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी गई है कि अगर मान लो कोई सिंपल प्रोविजन अमेंड करना है तो वहां पर हमें बहुत लेंथी प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े, जल्दी हम कोई माइनर चेंज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर पाए। और रिजिडिटी क्यों दी गई है? रिजिडिटी देने का पर्पस ये है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत ऐसा प्रोविजन है जो कि हमारे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है, तो उसको इजीली अमेंड ना करा जा सके, उसके लिए एक लेंथी प्रोसीजर हो और उसके लिए पूरे लोगों की, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी सहमति बन जाए तब जाकर उसमें चेंज हो, तो उसके लिए रिजिड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है, आर्टिकल 368 एक रिजिड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है जहां पर हम एक सिंपल लॉ बना के, जैसे अगर शेड्यूल 2 को अमेंड करना है, शेड्यूल 5 को अमेंड करना है, शेड्यूल 6 को अमेंड करना है, तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर वहां पर फॉलो नहीं करना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब सेकंड है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज,
मतलब ये हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। सेकंड है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपना पॉलिटिकल पार्ट लिया है, हमें अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा फिलोसफिकल पार्ट मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने अपना स्ट्रक्चरल पार्ट लिया है, सिमिलरली रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ली हैं, हमने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रशिया से लिया है, फ्रेंच से हमने लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट लिया है, सिमिलरली हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन चीजों को लिया है और उसको मॉडिफाई किया है अपने कंडीशन के हिसाब से, तब जाकर हमने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंप्लीमेंट किया है। तो ये भी पॉइंट एकदम सही है। थर्ड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं करते हैं। हमारे केस में जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जो लेजिस्लेचर है वहां पर एग्जीक्यूटिव बैठेंगे, एग्जीक्यूटिव आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर जैसे मैं पीएम की बात करूं, होम मिनिस्टर की बात करूं, तो ये सारे लोकसभा के मेंबर भी हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर एग्जीक्यूटिव अपने हर एक एक्शन के लिए, अपने हर एक पॉलिसी के लिए अकाउंटेबल है टू द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देन अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की, दोस्तों ये हमारे देश में नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे देश में हमने कुछ 3-4 चीजें ऐसी रखी हैं जो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे अफेक्ट करती हैं, उसको रिड्यूस करती है। कैसे? अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करूं, तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो कोई भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट का रिव्यू कर सकती है और देख सकती है कि क्या वो इनेक्टमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करता है, तो इसलिए पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, स्टेट जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, उनको एक नॉर्मल अमेंडमेंट के थ्रू अफेक्ट नहीं कर सकता है, उनको इंक्रोच नहीं कर सकता है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे हमें अंडरमाइन जो है प्रोविजन होता हुआ दिखेगा। देन अगर मैं बात करूं फेडरल प्रोविजंस, हमने स्टेट को बोला हुआ है कि आपके पास ये मैटर्स हैं, इनके ऊपर आप लॉ बनाने की पूरी पावर रखते हो, यहाँ पर आपका पार्लियामेंट नहीं आएगा। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आ भी सकता है, तो वहां पर भी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी अंडरमाइन होती है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन हमारे पास है, हमारे पास 3 तरह की इमरजेंसी है। हमारे पास पार्ट 18 में पहली इमरजेंसी है आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 355 नेशनल इमरजेंसी। देन 356 में हमने प्रेसिडेंट रूल की बात करी, इसको हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी आती है आर्टिकल 360 में, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो 1, 2, 3, 5 ये हमारी फीचर है और फोर्थ हमारा फीचर नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव इफेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंश्राइंड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे प्रेम्बल में अगर आप जाओ नीचे तो आपको लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी देखने को मिलेगा। तो जस्टिस के आगे 3 वर्ड लिखे हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन ऐसा है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो इन 3 प्रिंसिपल्स को इफेक्ट में लेकर आता है, इनको बेसिक रूप देता है, आकार देता है, इनको फॉलो करने में हेल्प करता है? तो क्या वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? नहीं, वहां पर तो हमने कहीं ये वर्ड पढ़ा ही नहीं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करें तो इसका पर्पस कहीं ना कहीं जो राइट्स है उनको आगे प्रमोट करना है, कहीं ना कहीं जस्टिस प्रमोट करना है, लेकिन एज सच ये जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल को प्रमोट नहीं कर रहा है। अगर हम एक सिंगल लाइन से देखें इसको, तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिटली इसको प्रमोट नहीं कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स भी उसको एक्सप्लिसिटली प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन डीपीएसपी में अगर हम आर्टिकल 38 की बात करें, तो आर्टिकल 38 कहीं ना कहीं हमारा जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है, तो वहां पर हमारे प्रिंसिपल हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन होता हुआ दिखता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियरली मेंशन्ड इन दी। आपको बताना है कि जो डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर की, जो ये कहती है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप अफेक्ट नहीं कर सकते, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, भले ही पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 में पूरी पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर दे। अब ये कहां पर लिखी हुई है? पार्ट 4 चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर नन ऑफ द अबव? दोस्तों आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, आई होप, और आई होप आपने सही आंसर लगाया हो। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एक जुडिशियल इनोवेशन थी, इसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल में, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में आप लोगों को डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पार्ट नहीं थी और बाद में इसको अमेंड करके भी ऐड नहीं किया गया। दिस इज एन जुडिशियल इनोवेशन इन द केशव नंदा भारती केस, जो कि 24 अप्रैल 1973 का है। दिस इज दी बर्थ डेट ऑफ सचिन तेंदुलकर ऑल्सो। तो इस दिन जो जुडिशियल एक प्रोनाउंसमेंट आई थी, वहां पर डॉक्ट्राइन का जिक्र किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, मार्शल रूल, प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्पेशल सर्कमस्टांस का इन्फ्लुएंस हमें फंडामेंटल राइट्स पे देखने को मिलेगा इंडियन सिटीजंस के। तो बेसिकली ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं
आपको बताना है कि इस इनमें से किस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आपको फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन के अफेक्ट होते हुए दिखेंगे, इन्फ्लुएंस होते हुए दिखेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी, दोस्तों कोई लिंक ही नहीं है आर्टिकल 360 का विद दी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, तो यहाँ पर आप लोगों को याद आना चाहिए आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 कहता है कि जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगी, जो आर्टिकल 19 के अंडर 6 राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है। आर्टिकल 359 कहता है कि अगर हमारी नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है तो प्रेसिडेंट में बाय एन ऑर्डर क्रिएट दी सस्पेंड दी इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट जो उन्होंने ऑर्डर में प्रिस्क्राइब कर रखे होंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये भी अफेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो ये हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। तो जहां जहां 2 आ रहा है वो हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। मार्शल रूल आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 34 है या 33 है, चेक करना, 34 है आर्टिकल ये। तो यहाँ पर भी बोला गया कि अगर मार्शल रूल एप्लीकेबल होगा तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे एक्सेप्ट हेबियस कॉर्पस जो आर्टिकल 32 का पार्ट है। तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। तो 2 और 3 भी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि 2 और 3 हमारे आंसर में होना चाहिए। 2 ऑप्शन बच रहे हैं अभी। प्रेसिडेंट रूल पे भी हमारे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट नहीं होते हैं, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी 2 और 3। आई होप अगेन आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following feature is common to both American and Indian Constitution? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो कि कॉमन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट ऑर्गन्स, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर या प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। देखिए अमेरिका में आपके राज्यों की भी सिटीजनशिप होती है, आप वर्जीनिया के सिटीजन हो सकते हो, आप लोग न्यूयॉर्क के सिटीजन हो सकते हो, और उसके साथ आपकी नेशनल सिटीजनशिप भी होती है। आप जो यूएसए है उसके भी सिटीजन हो सकते हो। तो ये प्रोविजन गलत है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, यूएसए में डबल सिटीजनशिप है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, देखो भारत में तो जो हमारे राज्य के गवर्नर होते हैं उनको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर तो अपॉइंटमेंट बाय चॉइस होती है, बाय सेंटर होती है। लेकिन अगर मैं स्टेट गवर्नर की यूएसए में बात करूं तो वहां पर इलेक्शन इनके होते हैं। तो अगेन दिस इज नॉट कॉमन। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, देखिए भारत में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव इंटरडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यूएसए में ये नहीं है, तो वहां पर ये अगेन कॉमन प्रोविजन नहीं रहा। लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोविजन है जो भारत में भी फॉलो होता है और अमेरिका में भी फॉलो होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉमन टू दी बोथ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन सेक्युलरिज्म इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्टेट एज ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, ये तो सही बात है भाई। इंडियन स्टेट इज टोटली अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, ये गलत है। और आई होप आपका आंसर आपको यहीं पर ही मिल गया हो कि स्टेटमेंट गलत है। फिर भी आगे वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इंडियन स्टेट कैन एंगेज इन द प्रमोशन ऑफ ऑल द रिलीजन, बिल्कुल आर्टिकल जो 26 आर्टिकल 27 यही कहता है। इंडियन स्टेट गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड अलाउज इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिल्कुल आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 27। तो ये भी आपके आर्टिकल 25 एंड 26 ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, क्योंकि बी हमारी इनकरेक्ट है। अब दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू किस चीज में लाई करता है? कि इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर। आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप लोगों को इसके अंदर मुझे टाइप करके बताना है। एंड आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अपने कोर्सेज में भी दिए हैं। हमने 3 कोर्सेज आपके लिए लॉन्च किए हैं। एक है मास्टर पैक कंप्लीट कोर्स फॉर ऑल द कंपोनेंट, जहां पर आपका 1 पॉइंट सॉल्यूशन बनता है मास्टर पैक। अगर आप बिगिनर है या फिर बिल्कुल ऐसा एक सॉल्यूशन चाहते हैं जहां पर आपको कोई और कोर्स फॉलो ना करना पड़े, दिस इज द कोर्स। सेकंड है टेस्ट सीरीज प्लस, जहां पर हम यूपीएससी और एसएससी वाले बच्चों को जीएस एंड क्यूआरई के प्रैक्टिस एमसीक्यूज और जो स्पेशल कंपोनेंट का कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जहां पर आप सारे कंपोनेंट के प्रैक्टिस एमसीक्यूज देख सकते हैं। और आपको कोर्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अभी इसको परचेज कर सकते हैं आप। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई इशू है एक्सप्लेनेशन में, कंसेप्ट में, तो प्लीज शेयर करिएगा इन द चैट बॉक्स। आई होप सब कुछ क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।